वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर की अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन का, तो सीए फाउंडेशन के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने करा, जहां पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर थर्ड में समझा कंसोलिडेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है। आज आइए हम लोग समझने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आइए सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 2 है बच्चे, जहां पर यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 में हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझे, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने समझा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन क्या होता है, यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट के बारे में समझा, और यूनिट नंबर 4 जो है उसको हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। आइए हम लोग एक बार समझते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग आखिर इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बताएं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हु मस्ट परफॉर्म, कौन इसको परफॉर्म कर सकता है, ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होता है, टाइम एंड प्लेस की बात करी जाती है, और उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होती है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं बच्चे इसको। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मीनिंग की सबसे पहले हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स fulfillment of obligation to the contract according to section 37 of the to the section 37 the parties to a contract must either perform or offer to perform or their respective promises. Such performance is dispensed with the execute under the provisions of the Indian contract of any of the law. आइए यहां पर देखते हैं। आइए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्ची, बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। जो भी यहां पर ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना होता है, उसको पूरा करना होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ, आइए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 37 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड। यहां पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक क्या होता है एक्चुअल होता है और एक क्या होता है बच्ची यहाँ पर अटेम्प्टेड होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, एक्चुअल क्या होता है और अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस हम किसको बोलते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं और अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, और ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड टू परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हम किसको बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर एक्चुअल में क्या करना होता है, हमें काम को परफॉर्म करना होता है, वर्क को परफॉर्म करना होता है। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट where a party to contract has done what he had undertaken to do, either of the parties has fulfilled their obligation under the contract within the time and prescribed manner। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं। जहां पर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल एक्स बोरो 5 लाख फ्रॉम वाई, एक्स यहां पर वाई से बोरो कर रहा है विथ अ प्रॉमिस टू पे इट आफ्टर 1 मंथ, और यहां पर एक्स ने क्या करा, 5 लाख रुपया वाई से लिया है उधार पे, और यहां पर कहा कि मैं 1 साल बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा आफ्टर ड्यू डेट पे उन्होंने क्या करा, पेमेंट कर दिया। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर बताऊं यहां पर कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं अपना कार की डिलीवरी आपको देना चाहता हूं, तो इन्होंने इनकी कार की डिलीवरी दिया और सेम टाइम पर इन्होंने क्या करा बच्चे, इनको 2 लाख रुपीस दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब दोनों पार्टीज अपने अपने वादा को निभा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑफर टू परफॉर्म, सेकंड जो है, और अटेम्प्टेड टू परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टी प्रोमिसर जो है पूरा करने के लिए यहाँ पर तो एबल है, कैपेबल है, बट प्रोमिसी यहाँ पर क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन है,
से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपके घर पे जाता है बिजली का काम करने के लिए, भाई वो काम करने के लिए तो रेडी है, बट आप उसको काम करने से मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो आप अटेम्प्ट तो कर रहा है, वो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की कैटेगरीज में आ जाता है बच्चे। तो आइए समझते, इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। यहां पर प्रोमिसर जो है अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए रेडी तो है, बट प्रोमिसर जो है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। आइए एग्जांपल को समझते। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, ए टेक्स द गुड्स टू द appointed place during the business hours, but B refuses to take the delivery of goods. This is an attempted of performance, as A is a promiser has done what he was required to do under the contract. हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम उसको बोलेंगे अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हमने बात करा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोले तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिलमेंट करना होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद सेक्शन 37 की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, एक तो होता है एक्चुअल और एक होता है अटेम्प्टेड, इस बात का ध्यान रखोगे। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल में होता है, और यहां पर अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रोमिसर जो है वो तो यहां पर क्या कर रहा है, प्रोमिसर जो है अपने वादा को यानी अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए रेडी है, बट प्रोमिसी यहां पर डिनाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी हम बोलते हैं। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यहां पर कहा जा रहा है कौन से ऐसे कंडीशन है जो सेटिस्फाइड किया जाएगा फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी ध्यान रखेंगे जब भी हम अटेम्प्टेड एंड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए एक्चुअल में तो क्या होता है, एक्चुअल में काम हो चुका है, जैसे एक्स ने वाई से बोरो करा है 5 लाख रुपया और कहा कि मैं 1 साल के अंदर आपको पे करूंगा, तो विद इन ड्यू डेट उन्होंने पे कर दिया, तो यहां पर एक्चुअल में हो चुका है। बट जब भी हम बात करते हैं बच्चे यहां पर टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो यहां पर कुछ कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करना होता है। तो कंडीशन ये कहता है, आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इट मस्ट बी अनकंडीशनल। कैसा होना चाहिए, एक ये अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना कोई कंडीशन का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इसको प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू एग्जामिन गुड्स, यानी यहां पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू एग्जामिन गुड्स। अगर मान लीजिए गुड्स जब सैंपल के थ्रू बेचा जाता है, जब डिस्क्रिप्शन के थ्रू गुड्स बेचा जाता है, तो वहां पर जब आप सैंपल के थ्रू गुड्स बेचोगे, तो जब गुड्स डिलीवर करोगे तो सैंपल से मैच करने का समय देना पड़ेगा आपको, ये बात का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट इज अनकंडीशनल, बिना कोई कंडीशन का होना चाहिए। ए ऑफर टू बी रिप्लाई ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, दिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर सिंस होल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नॉट ऑफर्ड। ध्यान रखेंगे, तो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन के साथ नहीं होना। इट मस्ट बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, यानी इफ द प्रोमिसर वांट्स टू डिलीवर द गुड्स एट 2 AM, यहां पर अगर प्रोमिसर कह रहा है कि डिलीवर करो 2 बजे, दिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर अनलेस इट वाज शो अग्री। रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज एग्जामिन गुड्स का मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू डिलीवर बी एट अ warehouse of 1000 kg of weights on a certain date. A must be bring the weight of the warehouse on a appointed by the day. Such circumstances that B may have a reasonable opportunities of satisfying himself that the offered is weight of the quality contract for their 1000 kg. तो यहां पर कंपैरिजन करने का या चेक करने का समय आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं इट मस्ट बी होल ऑब्लिगेशन, यानी इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, होल ऑब्लिगेशन। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल को, देखो आपके एग्जामिनेशन में केस स्टडी जो बनते हैं बच्चे एग्जाम्पल से ही बनते हैं। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 बिल्स ऑफ कॉटन on a certain day, यानी A promises to deliver 100 bales of cotton on a certain day on the agreed day and place. A offers to deliver 80 bales. This is not a valid tender. ये valid tender नहीं माना जाएगा, तो it must be whole obligation होना चाहिए। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग कुछ बात करने वाले हैं by whom a contract may be performed,
यानी बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म की बात करें सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड 42 की हम बात करते हैं, तो अ प्रोमिसी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड एज सर्कमस्टेंसेस बाय परमिट बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला प्रोमिसर, उसके बाद प्रोमिसी और उसके एलआर। एलआर का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इस बात का ध्यान रखोगे। तो बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, सेक्शन 40, सेक्शन 41 इन सेक्शन 42 कहता है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी इफ देयर इज अ समथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू शो, यहां पर प्रोमिसर हिमसेल्फ इफ द, जब आइए एग्जांपल को समझते हैं, इफ देयर इज अ समथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट it was the intention of parties that promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. This means contract with involve the exercise of a personal skills and diligence और विच आर फाउंडेड इज अ पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। कहने का मतलब प्रोमिसर हिमसेल्फ की जब हम बात करते हैं बच्ची, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोमिसर कब पूरा कर सकता है खुद, जब ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स के होंगे, पर्सनल नेचर के होंगे। जैसे मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूँ वो मेरी जगह पर कोई और नहीं कर सकता, या जो पर्सनल कॉन्फिडेंस होती है, जो पर्सनल नेचर की चीजें होती हैं, उसको प्रोमिसर्स को ही पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू gained a picture for B and this must be performed by the promiser himself। तो यहां पर प्रोमिसर ही करेगा बच्चे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे यहां पर लीगल, यहां पर उसके सेकंड में जो हमारा केस बनता है बच्चे, यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग, एजेंट भी कर सकता है परफॉर्म। आइए सबसे पहला तो प्रोमिसर हिमसेल्फ करेगा, सेकंड में हम बात करेंगे एजेंट, यानी वेयर अ पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट अ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर पर्सनल कंसिडरेशन नहीं होती है, यानी प्रोमिसर और रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय टू कंपेटेंट टू परफॉर्म इट, बिल्कुल सही बात है। लीगली रिप्रेजेंटेटिव अ कॉन्ट्रैक्ट which involve use of the personal skills or founded is a personal consideration comes to end and on the death of the promisor as regards any of the legal representative disease promises are bound to perform। यानी यहां पर अगर वो मान लीजिए प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, उसके कंडीशन में उसके जो लीगल हायर है वो कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बात करते हैं बच्चे यहाँ पर अनलेस कॉन्ट्रैक्टी इंटेंशन टू अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 para number 2 but the liability under the contract is limited value of the property of the intent diseased। यहां पर समझिएगा, आइए यहां पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे ए प्रोमिसेस टू बी, ए प्रोमिसेस टू बी, ए प्रोमिसेस टू बी टू पे 1 lakh on a delivery of certain goods। A may perform his promise either himself causing someone else to pay the money to B। if A dies, अगर A मर जाता है before the appointed or payment, this representative must be pay the money or employ some other persons to pay the, if B is dies before the time appointed of the delivery of goods, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to 1 लाख टू बी रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब अगर ए की डेथ हो जाती है तो यहां पर क्या किया जाएगा बच्चे, इसके लीगली रिप्रेजेंटेटिव यहां पर क्या करेंगे, पे करेंगे। और यहां पर अगर मान लीजिए बी का डेथ हो जाता है तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या करेंगे, गुड्स की डिलीवरी करेंगे। आराम से इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन यानी इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। ये सेक्शन 41 कहता है कि थर्ड पर्सन भी यहां पर क्या कर सकता है, यहां पर कर सकता है। तो व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन, he cannot afterwards enforce it against the promiser that performance by a stranger if accepted by the promisee। this result discharge of promiser although the latter neither authorized to ratify the act of the थर्ड पार्टी। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रोमिसिंग टू पे, A received certain goods from B promising to pay 1 lakh। Later on, A expressed his inability to make payment। She is known as to A 60,000 to B on behalf of A। However, A was not aware the payment। Now B is intending to sue for the payment of 1 lakh। Therefore, in the present instance, B can sue only for
द बैलेंस अमाउंट दैट इज 40,000 एंड नॉट फॉर होल अमाउंट। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ अपने जो अमाउंट है उसके लिए ही लाइबल रहेगा। उसके बाद ज्वाइंट प्रोमिसर की बात करें बच्चे, तो सेक्शन 42 कहता है इवन 2 और मोर पर्संस हैव मेड अ ज्वाइंट promise, then unless a contractory intentions appear by the contract, such all the persons are jointly fulfill their promise. If any of them dies, his legal representative must jointly with the surviving promiser fulfill the promise. If all of them die, if all of them dies, the legal representative of all of them must be fulfill their promise jointly. आइए ए बी सी jointly promise to 6 लाख टू डी। यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 6 लाख रुपए दे रहे हैं किसको, तो यहाँ पर अगर बात करें हम डी को दे रहा है ए बी सी मिलकर के 2 लाख 2 लाख 2 लाख इसको दे रहा है। और उसके बाद हेयर ए एंड बी एंड सी ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रोमिस। इफ ए इज डाइज बिफोर, यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है बिफोर द परफॉर्मेंस, देन हिज लीगली रिप्रेजेंटेटिव मस्ट ज्वाइंटली विथ बी एंड सी परफॉर्म द प्रोमिस शो ऑन। एंड इफ ऑल द 3 दैट इज ए बी सी डैश, अगर ए बी सी डाई बिफोर द परफॉर्मेंस, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म देयर प्रॉमिस। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए या तो एक मर जाते हैं तो सभी लोग मिलकर के देंगे, और अगर तीनों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे जितने भी ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं उन सभी को करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखोगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन। एक वर्ड आया है सक्सेशन और एक आया असाइनमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, उसके बारे में समझते हैं बच्चे। डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कॉन्सेप्ट सक्सेशन एंड असाइनमेंट मे बी नोटेड दैट केयरफुली व्हेन द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर succeed to by the law, then when both burden and benefit attaching to the contract may sometimes devolve on a legal hire. Suppose a son succeed to the estate of his father आफ्टर डेट। यानी जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं बच्चे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके फादर का प्रॉपर्टी, अगर फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके ऊपर ट्रांसफर की जाती है। इस तरह से सक्सेशन में क्या होता है, जितने भी बेनिफिट्स और बर्डन होती है उसको शिफ्ट कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट्स। और उसके बाद ही विल बी लाइबल टू पे द डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑन हिज फादर ओन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट इफ द डेप्ट ओड बाय हिज फादर एक्सीड टू द वैल्यू ऑफ एसेट इनहेरेंट बाय द सन, he would not be called upon pay excess. In other words, liability of son will be limited to the extent of the property inherited by him। यानी कहने का मतलब ये होता कि सक्सेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, जितने भी राइट्स एंड बेनिफिट्स एंड ड्यूटीज जो होती है उसको ट्रांसफर की जाती है। जैसे आपके पापा के डेथ होने के बाद आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के अगर फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद मिस्टर एक्स के फादर की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर सक्सीड कर दी जाएगी, सक्सेशन की दी जाएगी, यानी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए उनका पहले से कोई ड्यूज है, कुछ अमाउंट है, कुछ लाइबिलिटीज है, तो क्या वो भी पे करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही तक पे करेंगे जितना उनके पास संपत्ति होगी। लिमिटेड करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद असाइनमेंट की बात करते हैं। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओनली द असाइन्ड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। बच्चे यहाँ पर जब हम बात करते हैं असाइनमेंट, तो बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली असाइन्ड, यहाँ पर असाइन करा जाता है बट नॉट द लाइबिलिटी देयर अंडर। दिस इज बिकॉज व्हेन liability is assigned, third party gets involved therein. Thus, debtor cannot rely himself on the liability to creditor by the assigning someone else obligation to repay the debt. On the other hand, if a creditor assigns the benefits of a promisee, thereby entitles the assignee relies to debt from the debtors, but where the benefits is coupled with the liability, or when the personal consideration has entered into the making the contract and benefits cannot be assigned.
उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिशन एंड प्रोमिसी, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिशन एंड प्रोमिसी की जब हम बात करते हैं तो क्या लाइबिलिटी होना चाहिए जॉइंट प्रोमिशन एंड प्रोमिसी का, तो यहाँ पर डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट प्रोमिशन लाइबिलिटीज की बात करें, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करें बच्चे, सेक्शन 42 कहता है कि इफ टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिसी ordinarily all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. After death of any of them, his legally representative jointly with the survivor, and survivor should do after death of last survivor, the legally representative of all the original co-promisers must fulfill their promise. यानी यहाँ पर देखो XYZ jointly promise to borrowed money must during their lifetime jointly repay debt upon the यहाँ पर death of X his representative से यहाँ पर जो है S along with the YZ should jointly repay the debt and so on. If the accident of all borrowers यानी XYZ अगर तीनों के तीनों ही चले जाते हैं then their legally representative must fulfill their promise and repay the borrowed amount. This is a rule of applicable only if the contract is revealed on a contrary intention. समझ में आ गया, तो ये चीज करना पड़ेगा. उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर उसके बाद बोला गया है सेक्शन 42 डील्स द इन voluntary discharge of obligation by the joint promisor, but if they do not discharge their obligation on their own, volition must will happen. तो यहां पर एक बात का ध्यान रखोगे, आइए यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43 कहता है नथिंग इन सेक्शन शैल प्रिवेंट श्योरिटी फ्रॉम द रिकवरिंग from his personal payment made by the surety on behalf of the principal or entitled to principal to recover the anything from the surety amount of payment made by the principal. ABC jointly promised to pay D 3 lakh. D may compel the either A, B or C to pay 3 lakh. यानी यहाँ पर ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3 लाख, डी कंपेल टू आइदर डी यहाँ पर कह सकता है, यहाँ पर ए को भी कह सकता है, बी को भी कह सकता है, सी को भी कह सकता है, किसी को भी कह सकता है पे करने के लिए. इस बात का ध्यान रखोगे आप. चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स. इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स सेक्शन 44 कहता है कि द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इज डेल्ट इन सेक्शन 44 स्टेटेड. कह रहा है ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे 9 लाख टू डी. D release A from his liability. D release A from liability in case of the release of the A does not discharge B and C from the liability. They remain liable to pay the entire amount of D. बिल्कुल to D. And though A is not liable to pay D, but he remains liable to pay B and C. A को तो नहीं देगा लेकिन B and C को देगा. That is, he is liable to make the contribution of joint promises. तो यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि इसने क्या करा है. यहाँ पर समझो, इस कहानी को समझो. जैसे यहाँ पर क्या है, A है, B है और C है. यहाँ पर 3 प्रोमिसर है, ज्वाइंटली प्रॉमिस करा है. अब देखिए 9 लाख रुपया है, तो 3 लाख ये है, 3 लाख ये है, 3 लाख ये है. किसको देने का वादा करा है बाबू? डी को. अब यहाँ पर देख लो, समझो. तो यहां पर डी रिलीज ए फ्रॉम लाइबिलिटी. डी जो है इसको रिलीज कर सकता है. अब डी इसको रिलीज कर देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, समझो. यहां पर का इन दिस केस रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी फ्रॉम द लाइबिलिटी. बी एंड डी सी को लाइबिलिटी से नहीं, दे रिमेन लाइबल टू पे एंटायर अमाउंट. तो यहां पर एंटायर अमाउंट की अगर बात करें बच्चों तो यह 4.5 एंड 4.5 ये कौन देगा? बी एंड सी देगा. तो अब क्या करना पड़ेगा इस केस में, समझो. टू डी एंड A is not liable to pay D. अब A जो है किसको, एक D को नहीं देगा, अब किसको देगा? यहां पर B एंड C को पे करेगा. यही चीज यहां बता रहा है. बट ही रिमेन लाइबल टू पे इन B एंड C. क्यों? क्योंकि आप समझो, यहां पर क्लियर तरीके से आप समझो. यहां पर यह बताया गया है कि A B C 3 ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं. इन्होंने क्या करा है, यहां पर 9 लाख रुपया क्या करा है बच्चे, यहां पर
9 लाख रुपया पे करने का वादा किया है किसको? डी को। अब ए डी ने क्या करा? ए को माफ कर दिया। अब बताओ किससे पैसे लेंगे? तो ये किससे लिया? बी एंड सी से लिया। तो ए जो है आप किसको पे करेगा? डी को पे करेगा? नहीं, इसको बी एंड सी को पे करेगा। यही बात बताया गया। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अब हम राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी की बात करें। क्या राइट्स होती हैं बच्चे? तो आइए यहां पर बताया हुआ है द लॉ रिलेटिंग टू द डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स कंटेन इन सेक्शन 44 ऑफ द रिप्रोड्यूस बिलो। आइए हम देखते हैं। ए इन अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज टू लेंड टू हिम बाय द बी एंड सी promises B and C jointly repay them that sum interest on a specific day, but D dies. In such case, right demand of the payment rest of the B's legal representative jointly and C during the C's lifetime and after death of C with legal representative B and C liable होगा। यही बात बता रखा है। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, यानी टाइम का क्या होना चाहिए? तो यहां पर टाइम फॉर अ परफॉर्मेंस और प्रॉमिस वेयर नो अप्लीकेशन टू बी मेड और नो specified. Section 44, whereby the contract a promisor is to perform his promise without obligation by the promisee, no time of performance is specified. Engagement must be performed. अगर यहाँ पर जहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वहां पर रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। जो सेक्शन 46 कहता है एक्सप्रेशन reasonable time is to be interpreted having regards the fact and circumstances of the particular case. उसके बाद सेकंड का टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस promisee where the time is specified, no application to made. Section 47, when a promise is to be performed on a certain day and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee, the promisor may perform it at any during usual hour of the business such on such day place at which the promisee out to be performed. यानी समझो एग्जांपल, if the delivery of goods is offered say after 8:30 p.m. but promisee may refuse to accept the delivery usual business hours over, moreover the delivery must be made at the प्लेस और बिजनेस। तो यहाँ पर एक बिजनेस का आवर होना चाहिए, यानी एक जो बिजनेस आवर है उसके दौरान ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का होना जरूरी होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो परफॉर्मेंस इन अ मैनर और टाइम prescribed syndicated by the promisee, yani where the performance of any promise may be made in such a manner or any time the promisee prescribed sanction। चलो उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बच्चे? आइए यहाँ पर देखते हैं। द लॉ ऑन अ सब्जेक्ट कंटेन्ड इन सेक्शन 51 to 58 प्रोविजन thereof are the summarized below। यहां पर यह बताया गया है बच्चे promisor not bound to perform unless reciprocal promise ready and willingness to perform। तो यहां पर when a contract consists of reciprocal promises to simultaneously perform, no provision need to perform promise unless promisee is ready to and willing to perform his reciprocal promises। यानी A B contract shall A deliver the goods to be not to be paid for by B delivery। A need not to deliver the goods unless B ready and willing to pay the delivery of goods। जब तक एक की इच्छा नहीं होगी तब तक ये नहीं माना जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है? व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड इन which the nature of transaction requires। यानी A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price, A promised to build the house must perform the before the promise to pay। आइए उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पर liability of party preventing on which the contract is to take effect। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें when a contract contains reciprocal promise, the one party to contract prevent the other from
performing his promise the contract becomes voidable at the option of the party prevented. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, compensation from the parties to any loss sustained consequences non performance of the contract. यानी A B contract that B shall execute some work A for thousand of rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly but prevents him from doing so. The contract is voidable at the option of B. ये voidable बन जाएगा. आइए उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हो इसको. सेक्शन इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द प्रोमिसी which should be first performed and in consist of reciprocal promises. Section 54 applies when the promises are reciprocal and dependent. If the promiser who has performed to promisee before the performance other promisee fails to perform, he cannot claim performance of other promisee and is also liable for the compensation for which his non-performance. आप आराम से इस एग्जाम्पल को पढ़ लोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा. उसके बाद अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर क्या बता, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द फिक्स टाइम. इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ विच द टाइम इज इसेंशियल. तो यहाँ पर अगर टाइम आपके लिए इसेंशियल है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरा करना पड़ेगा. बट अगर टाइम आपके लिए इसेंशियल नहीं है, जैसे मान लीजिए बच्चों का एग्जाम कल है, तो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सिलेबस टाइम से कराना पड़ेगा. बट हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम करा सकते हैं. और उसके बाद अगर बात करें बच्चे, उसके बाद तो यहाँ पर जब भी अगर बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम in a contract which time is essential. Section 55, the law on a subject contained in section 55 which are reproduced below. When a party to contract promises to do certain things or before the specified time, the fails to do such things at or before the specified time, the contract or such must be has not be performed. Promises voidable at the option of promisee if the intention of the parties was should be issuance of the contract. Effect of such failure when time is not essential. आइए यहाँ पर हम बात करते टाइम. तो if that it was not intention of the parties that time should be essential of the contract. टाइम अगर essential नहीं है तो वहाँ पर कर सकती हो. और उसके बाद agreement to do impossible act. एक होता है initial impossibilities. Initial impossibilities का मतलब होता है impossibility existing at the time of contract when the parties to agreed upon doing something which eventually impossible itself agreement would be void. Impossible means impossible nature. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा बच्चा, void बन जाएगा. इसको ध्यान रखेंगे. आइए यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे a Hindu who was already married contracted to marry B, but Hindu girls according to the law being married could not be marry B. This case A must do compensation B for the loss caused by the non performance of contract. अगर if known to the parties, अगर दोनों parties को पता है तो क्या होगा, if would observe that agreement consist quite unknown to the both parties. अगर दोनों parties unknown है, impossible है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, void हो जाएगा. उसके बाद अगर मान लीजिए if unknown of the parties where both parties promiser and promisee ignorant of impossible of performance contract, यहाँ पर void बन जाएगा. जैसे मान लीजिए A contracted B to sell ब्राउन हॉर्स फॉर 1,02,50,000 बोथ अनअवेयर. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा. और उसके बाद अगर बात करें इफ नोज टू द प्रोमिशन ओनली, अगर यहाँ पर प्रोमिसर को पता है, वेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर alone knows about the impossibilities of performance or even the if the case does not through should have known it the reasonable diligence, the promisee entitled to claim compensation for any suffered non-performance. उसके बाद subsequent और supervening impossibilities की बात करें बच्चे, becomes impossible after entering into the contract when a performance of promise becomes impossible or illegal by the occurrence of the unexpected or event of the circumstances beyond the completion of the contract. यानी यहाँ पर क्या बात करें, एग्जाम्पल को देखो, जैसे ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड मैरी टू इच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर मैरिज, ए बिकम्स मैड. दिस केस यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा. इस बात का ध्यान रखोगे. आइए उसके बाद अगर बात करें बच्चे, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स इलीगल हो और एंड ऑल्सो अदर इज इलीगल. तो यहाँ पर क्या होंगे बच्चे, वेयर द पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रोमिसेस
प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स आर लीगल एंड सेकेंडली क्या हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस जो है इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीगल वाला वैलिड हो जाएगा, इलीगल वाला क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रॉमिस एंड ब्रांच ऑफ इलीगल। तो यहाँ पर जो इलीगल वाला पोर्शन जो होगा बच्चे वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाता है। आइए एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर पेमेंट को कैसे एप्रोप्रिएशन किया जाता है, और ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब है यहाँ पर प्रोमिशर को क्या करना होता है, बंटवारा करना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। ये यहाँ पर 3 केसेस है। नंबर 1 में अगर हम बात करें बच्चे, समटाइम्स अ डेटर ओ सेवरेबल डेट, अगर डेटर के पास बहुत सारे डेप्ट होते हैं एंड द सेम क्रेडिटर एंड मेक द पेमेंट, यहाँ पर समटाइम्स अ डेटर ओ सेवरल डेप्ट टू द सेम क्रेडिटर, सेम क्रेडिटर को बहुत सारे डेप्ट होते हैं, which is not sufficient discharge of the debt, in such case payment is appropriated। यानी appropriated का मतलब क्या होता है, adjusted against the debt। सेक्शन 59 से लेकर के सेक्शन 61 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट फॉर वेयर द डेप्ट इज डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। यहाँ पर अगर इंडिकेशन दिया है सेक्शन 59 में, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट विद डेप्ट टू वन पर्सन टू मेक द पेमेंट टू हिम आइदर विद एक्सप्रेस intimation under circumstances implying the payment is applied to the discharge of the person some particular debt, payment if accepted must applied accordingly। तो यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से करना पड़ेगा। सेकंड जो है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेब्ट इज डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, तो क्या करोगे, वेयर द डेटर हैज omitted और intimate and there is a no circumstance indicating the payment, it was applied to creditor may apply for discretion to any lawful debt actually due to the payable is from the debtor where its recovery or not barred by the law in the force of time being the limitation suit however the he cannot apply the payment disputed debt। थर्ड में अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर application of payment where neither party appropriated, section 61 कहता है where the neither party makes any appropriation the payment shall be applied in the discharge of debt order to the order of time whether they are or they are not barred by the law in force of the time being as limitation of suit in if the debt are equal standing payment shall be applied in a discharge of each प्रोपोर्शनेटली हमें करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट विच, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं विच नीड नॉट टू परफॉर्म कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। जैसे यहाँ पर अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, नोवेशन है, रिसिशन है, अल्टरेशन है। आइए इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। इफेक्ट ऑफ नोवेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, वहां पर हम समझते हैं। जैसे नोवेशन की बात करें, ए ओज बी 1 लाख, ए बी सी एग्रीज टू सी पे बी एंड will accept 1 lakh from C lieu of the sum due of A's liability, thereby sale comes to end and contract between the A and B will be substituted by the new contract of C। कहने का मतलब है 3 पार्टीज हैं। मान लीजिए मुझे आपसे पैसे लेने हैं और मुझे किसी एक मिस्टर एक्स है उनको देने हैं, तो मैंने कहा मुझे ना देकर के डायरेक्ट उनको दे दूं। तो यहाँ पर नोवेशन का मतलब क्या था, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मे सब्सटीट्यूटेड ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इफ दे डू इट विल बी कॉज केस ऑफ नोवेशन, नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। जब भी नोवेशन आता है बच्चे तो यहां पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। क्लियर है पॉइंट्स। रिसिशन की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय द रिसिशन व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करी जाती है, नीड नॉट टू परफॉर्म इन केस ऑफ द रिसिशन ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरेशन। as in case of novation rescission, so also case of where the parties to contract agrees to altered original contract resigned with the result of need not to perform the other parties। उसके बाद आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, उसके बाद हम बात करेंगे नोवेशन एंड अल्टरेशन की बात करें बच्चे, तो नोवेशन के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया। नोवेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ न्यू वन। नोवेशन में मेड चेंजिंग द इन द टर्म्स ऑफ contract or there may be change in the contracting parties, but in case of alteration the contract may by the mutual agreement, यहाँ पर mutual agreement के थ्रू होती है। और उसके बाद बात करें promise by the
waive or remit performance of the contract. Every promisee may depends with the remits wholly or in the part. Performance of the promisee made him the extent of time such performance may accept instead of any satisfaction of, जैसे कॉन्ट्रैक्टी ऑफ डिस्चार्ज रेमिशन। आइए समझते हैं। ए ओड्स बी 5 लाख, ए पेज टू बी एक्सेप्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द 2 लाख, एंड यहाँ पर क्या हो गया, 5 लाख की जगह पर 2 लाख रुपए लेकर के इसको क्या कर दिया, वेव कर दिया, माफ कर दिया। आइए बच्चे, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर वापस करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु रिसीव द एडवांटेज अंडर द वॉइड अग्रीमेंट इन contracts that becomes void when agreement is discovered to be void or when contract becomes void any person has received advantages, तो उसको वापस करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। आइए उसके बाद बात करें बच्चे कम्युनिकेशन ऑफ रिसीजन की बात करें, तो यहाँ पर यू हैव नोटिस कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यही चीजें हैं, आप एक बार इसको रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे, खत्म हो जाते हैं। तो ये डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बच्ची, तो when the parties to contract fulfill obligation under the contract within the time and manner prescribed, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पर मैंने बताया जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी ऑन एग्रीड प्राइस इज एज सून एज देयर कार इज डिलीवर्ड टू बी एंड बीज प्राइस, तो यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस हो चुका है। उसके बाद अगर बात करिए सेकेंड एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टिम्बर टू बी मेड द सप्लाई ऑफ द टिम्बर अपॉइंटेड एंड बट प्लेस ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी अटेम्प्टेड वाला हो गया, हम लोगों ने अभी जस्ट करा था। आइए बच्चे हम उसके बाद डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो। जैसे ए ओड्स बी 1 लाख टू ए एंटायर इन एग्रीमेंट विद द बी, यहाँ पर मोर्टगेज यहाँ 50,000 इन प्लेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख की जगह पर 50,000 लेकर के माफ कर दिया, तो यहाँ पर चल सकता है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो सकता है जब इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो सकता है। आइए उसके बाद अगर बात करिए एग्जांपल आप एक बार देख लोगे, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसके बाद अगर बात करें डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर लॉ की ऑपरेशन में होती है, यानी लॉ यहाँ पर खत्म करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ विच इंक्लूड डेथ ऑफ द प्रोमिसर बाय द इंसॉल्वेंट, या तो डेथ हो जाए प्रोमिसर का या तो इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो यहाँ पर लॉ यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चे उसके बाद बात करें डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होता है, वहां पर खत्म करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें ए कॉन्ट्रैक्ट विद द बी ऑफ सप्लाई ऑफ 100 kg ऑफ राइस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था बट ए फेल्स टू डिलीवर द सर्टेन डेट बिकॉज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी गिव द अनदर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स नॉट। उसके बाद प्रोमिसी वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी, इस बात का ध्यान रखो, एक बार इसको रीड कर लोगे और इस तरह से आपका ये जो है चैप्टर फिनिश होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में और अगले चैप्टर के साथ, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।